ये सीक्रेट किसी को मत बताना। फ्यू ऑप्शंस में रोते हुए ग्लासेस वाला लड़का बस अग्रीमेंट में नोट करता है। रैविस कहता है कि उसकी बॉडी हर्ट कर रही है और वो जा रहा है, तो कैट चीयरफुली गुड बाय कहती है ताकि वो साथ में जा सके। फिर हम वो बिल्डिंग देखते हैं जहां डीमन प्रिंस रहता है। रात में कुछ लाइट्स ऑन है। घर में उसके सिर में शार्प हेडेक हो रहा है और वो सोचता है कि क्या उसने स्टोन की पावर ज्यादा यूज कर ली। सडनली एक लड़की अपने ब्रदर के लिए बर्थडे केक लेकर ओवरजॉयड होकर अपीयर होती है। वो पार्टी से कंफ्यूज हो जाता है और यंग वुमन एक्सप्लेन करती है कि उसने ये केक उनकी मदर के साथ बनाया है। फिर वो उसे पार्टी हैट पहनाती है और कहती है कि उनके पेरेंट्स जल्द ही आ रहे हैं। और फिर यंग वुमन उसको खींचकर एक बर्थडे सेल्फी के लिए ले जाती है ताकि इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर सके। उसी मोमेंट वो नोटिस करती है कि उसके ब्रदर के फेस पर एक ब्रूज है। वो झूठ बोलता है, कहता है कि उसने एक ओल्ड लेडी की हेल्प की थी। वो सोचती है कि उसने कुछ अननेसेसरी किया। डीमन प्रिंस को ये स्ट्रेंज लगता है कि वो दूसरों की हेल्प करती है इवन विदाउट हैविंग द स्ट्रेंथ फॉर इट। फिर वो उसे केक का एक पीस ऑफर करती है और कहती है कि उसे भूख लगी होगी। लड़की ने केक वाला फोक अपने भाई के मुंह में डाला, जो स्पीचलेस रह गया। वो स्वीट टेस्ट करके फ्लेवर से शॉक हो गया और सोचा ये क्या है। वो यंग मैन शर्म से लाल हो गया और चेहरा घुमा लिया, जिससे उसकी बहन कंफ्यूज रह गई। और सीन शिफ्ट हुआ जहां लड़के का फादर चिल्ला रहा था और ऑर्डर दे रहा था कि पता लगाओ किसने उस पर एक्स फेंके। प्रोटेक्ट न किए जाने पर गुस्से में आकर उसने सबके सामने अपने एक सबॉर्डिनेट पर असॉल्ट किया। यंगस्टर्स की मदर ने फिर अपने हस्बैंड को शांत करने की कोशिश की, जो पूरी तरह आउट ऑफ हिज माइंड लग रहा था, लेकिन वो आदमी चिल्लाया कि उसे छोड़ दे और उसे जोर से धक्का देकर हटा दिया। तब लड़की ने अपने फादर को रुकने को कहा और बोला कि मदर की कोई गलती नहीं है। आदमी घूमा और देखा कि उसके बच्चे बर्थडे केक के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो फ्यूरियस हो गया और सवाल किया कि जब उस पर एग से अटैक हुआ है तो ये लोग केक कैसे खा सकते हैं। फादर अपनी बेटी की तरफ बढ़ा, कहते हुए कि शी इज अनबिलीवेबल, और एक ही ब्लो में उसने केक डिस्ट्रॉय कर दिया और चिल्लाया कि अगर वो उनका रियल फादर होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। बात वहां से शुरू हुई जब एक बर्थडे केक फेंका गया और दीवार से टकराकर टूट गया। लड़के की मदर ने फिर अपने हस्बैंड को रुकने को कहा क्योंकि ये उनके बेटे का बर्थडे था, लेकिन सूट पहने उस आदमी को इस टाइम सेलिब्रेशन की कोई परवाह नहीं थी। बर्थडे बॉय अपने फादर को टोटल कंटेम्प्ट गुस्से के एक्सप्रेशन से घूर रहा था। उस पल उसका फादर फ्यूरियस हो गया और उस पर थ्रेटनिंग लुक से घूर कर देखा। वो बुजुर्ग आदमी फिर पीठ घुमा लेता है और लड़का सोचता है कि ये घर कितना सफोकेटिंग है। इसके बाद उसका फादर सिंपली रूम से निकल गया और दरवाजा बहुत जोर से स्लैम किया। प्रोटैगनिस्ट ने किचन में मच्छी गड़बड़ी और फ्लोर पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके अपने केक को देखा। अचानक एक पर्पल ऑरा उसे घेर लेता है जब वो सोचता है कि किसने हिम्मत की मेरे चीज को हाथ लगाने की। बैकग्राउंड में उसकी मदर छोटी बहन को गले लगाकर रो रही थी और इस सिचुएशन के लिए अपॉलोजाइज कर रही थी। ब्लैक हेड यंग मैन बस दूर से अपने फैमिली के इस सैड सीन को ऑब्जर्व करता है। अपनी आंखों के ग्लो के साथ उसने अपने फादर को सुपर एरोगेंट एंड रेचिड ह्यूमन कहा और सीन फिर एक खूबसूरत सनसेट के दौरान एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है। ऑफिस के अंदर एक फ्यूरियस बॉस कंप्लेन करता है कि वॉन्ग मू नाम का कोई इंसान गायब हो गया है। एग्जीक्यूटिव अपना गुस्सा निकालता रहता है, कहते हुए कि उसे सिर्फ एक पिक्चर लेने के लिए भी एक पॉलिटिशियन को पे करना पड़ता है, और उसका सबॉर्डिनेट उसे अश्योर करता है कि वो मिसिंग आदमी को ढूंढने के लिए अपना बेस्ट करेगा। बॉस अभी भी कंप्लेन कर रहा था कि कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उसे खुद को हम्बल करना पड़ रहा था। तभी एक और एम्प्लॉय दौड़ कर आता है और कहता है कि मीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसने बॉस को एक टैबलेट दिया और कहा कि खुद देख लो कि ये क्या है। वीडियो में एक लड़की एक स्ट्रीट फाइट को फिल्म कर रही है और अग्रेसर्स को रुकने के लिए चिल्ला रही है। वीडियो में वो औरत फिर अग्रेसर पर चिल्लाती है, पूछती है कि वो एक ओल्ड लेडी के साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। ऑफिस में वापस लड़की का फादर ये सब एक डिस्प्लीज लुक के साथ देखता है। रिकॉर्डिंग में यंग वुमन बुजुर्ग औरत कोटने में हेल्प करती है और वो लेडी उसे बहुत थैंक्स कहती है। और इस तरह सबॉर्डिनेट ने एक्सप्लेन किया कि अगर वो रिवील करते हैं कि मीना उसकी डॉटर है तो उसकी इमेज को बहुत हेल्प मिलेगी। ये सुनकर पॉलिटिशियन हल्का सा मलिशियस मग देने लगता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये पूरा सिचुएशन उसके लिए ग्रेट पब्लिसिटी बन सकता है। सीन कट होता है एक जायंट बिल्डिंग पर जहां कोई सोच रहा था कि इतना खूबसूरत चेहरा कैसे छिपा हुआ था। कहीं और एक ब्लू हेड गाय दो लोगों को प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए बुलाता है और इस तरह वो रिकॉर्डिंग वाली सेम लड़की को देख रहे हैं और उसे मदर का न्यू वेसल कहते हैं। स्क्रीन पर एक क्लोजअप दिखता है जहां लड़की अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ खुशी से स्माइल कर रही है। एक एलिगेंट वुमन एक यंग मैन से पूछती है कि क्या उसे लड़की पसंद नहीं आई या वो जेलस है, और वो फिर कहती है कि एग्जैक्टली यही वो फेस है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो वुमन रिवील करती है कि ये स्टूडेंट ही उनकी मदर की न्यू बॉडी बनेगी। मैडम कंप्लेन करती है कि ह्यूमन बॉडीज बहुत जल्दी एज हो जाती हैं और रिंकल से भर जाती हैं, इसलिए उस जैसा नया और परफेक्ट वेसल मिलना सिर्फ डेस्टिनी हो सकता है। उसके दो फॉलोअर्स टेरिफाइंग लुक के साथ अग्री करते हैं और उसे ब्यूटीफुल लिटिल डॉल कहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जब वो उसे पूरी तरह से ब्रेक कर देंगे तो उसकी आवाज कैसी होगी। लड़की का वीडियो न्यूज बन जाता है और ऑनलाइन ऑलरेडी 300,000 व्यूज हो चुके हैं। कमेंट्स में सभी यंग वुमन के एक्शंस की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो उसके फादर को सपोर्ट करेंगे। और इस तरह एड उसे इन्फॉर्म करता है कि वीडियो 9 o'clock की न्यूज पर आएगा और पॉलिटिशियन सोचता है कि दैट्स एक्सीलेंट। पॉलिटिशियन स्माइल करता है, सोचता है कि उसकी यूजलेस डॉटर एक लकी चार्म बन गई है और डिसाइड करता है कि वो घर पर ज्यादा अटेंशन देगा। फिर वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि लड़की का शेड्यूल चैरिटी वर्क से भर दो। उस पल एड उसे इन्फॉर्म करता है कि नॉक्स एंटरटेनमेंट के सीईओ ने उनसे कांटेक्ट किया है। एम्प्लॉय एक्सप्लेन करता है कि वीडियो देखने के बाद कंपनी मीना में इंटरेस्टेड हो गई है। मलिशियस स्माइल के साथ मेयरल कैंडिडेट नॉक्स के इंटरेस्ट से सरप्राइज हो जाता है और इस तरह वो अपनी चेयर पर फेंकता है और सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसकी डॉटर एक रियल ट्रेजर बन गई है। और सीन शिफ्ट होता है जहां दो स्टूडेंट स्ट्रीट पर चल रहे हैं जिनमें से एक न्यूज सुनकर सरप्राइज्ड है। प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड कमेंट करता है कि उसे पता नहीं था कि उसका स्टेपफादर मेयरल कैंडिडेट है। वो आगे कहता है कि उसे बस इतना पता था कि लड़का और मां बहुत अच्छे से रहते थे और वो उसे प्यार करता था। और इस तरह ब्लैक हेड यंग मैन अपने फ्रेंड्स की बातों पर रिफ्लेक्ट करता है और अपने अंकल की एडवाइस याद करता है। एक फ्लैशबैक में हम एक डीमन को देखते हैं जो कह रहा है कि उसे उन लोगों को वैल्यू करना चाहिए जो उसे स्ट्रांग बनने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंट में वापस यंग मैन अपने यूजुअल बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। वो बस धीरे से ब्लिंक करता है जैसे वो इस न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा हो, जबकि उसका फ्रेंड पूछता है कि वो उस एली में क्यों घुसा हुआ है और वो इस बात को टाल देता है। अचानक एक स्ट्रेंज क्रीचर अपीयर होता है जिसके पास एक नोट है जिसमें लिखा है कि उसका मास्टर यहाँ नहीं है।
नोट में सो कॉल्ड मास्टर लड़के को उसके वर्क के लिए कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वो एक गिफ्ट भेजेगा। यंग मैन अपने मास्टर की ऑडेसिटी पर फ्यूरियस हो जाता है और गुस्से में नोट को क्रम्पल कर देता है। इस बीच उसका फ्रेंड अपने फोन पर उसके स्टेप फादर की पॉपुलैरिटी की न्यूज़ दिखाता है। ग्लासेस वाला लड़का कमेंट करता है कि इतने फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन के साथ वो डेफिनेटली इलेक्टेड हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि अ मैन लाइक दैट विल एंड अप डिवाउरिंग द एंटायर सिटी। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने स्टेप फादर के ग्रीड की तुलना सेनु नाम की क्रीचर से करता है। वो सोचता है कि क्या वो पॉलिटिशियन उन डीमंस में से एक है जो ह्यूमन वर्ल्ड में आया है। मैजिकल क्रीचर एक्सप्लेन करता है कि सिनराज ग्लटनस डीमंस होते हैं जो नॉन स्टॉप खाते हैं, लेकिन क्रीचर कहता है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो आदमी सिर्फ एक ह्यूमन है। फिर भी यंग मैन सस्पिशियस रहता है और सोचता है कि ऐसा रूलर होने की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड रॉटन है। यंग डीमन फिर अपने सर्वेंट को वॉर्न करता है कि वो ध्यान से खाए ताकि वो सेनु न बन जाए, और लड़के का फ्रेंड कहता है कि उसे ये सिचुएशन पसंद नहीं है क्योंकि पॉलिटिशियन क्लियरली मिन्हा को यूज कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक पल के लिए उसके नाम और उसकी स्टेप सिस्टर्स पर रिफ्लेक्ट करता है और सीन फिर एक स्टॉर्मी नाइट के दौरान एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर कट होता है और इस तरह अपने रूम से यंग मैन लिविंग रूम में झांकता है और सोचता है कि इस लड़की के साथ क्या होगा। लिविंग रूम में नॉक्स के लोग यंग वुमन की ब्यूटी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो एज एन आइडल डेब्यू कर सकती है। उसकी मदर आर्ग्यू करती है कि उसकी डॉटर बस एक स्टूडेंट है और कभी फेमस नहीं होना चाहती थी, और स्टेपफादर फिर कहता है कि लड़की के नेचुरल टैलेंट को छुपाना एक मिस्टेक होगी। पॉलिटिशियन फिर सीईओ से अपोलोजाइज करता है कहते हुए कि उसकी वाइफ थोड़ी कंजर्वेटिव है, और इस तरह नॉक्स की वुमेन मदर को रीअश्योर करती है और गारंटी देती है कि कंपनी यंग वुमेन को उसकी स्टडीज में हेल्प करेगी। और वो आगे कहती है कि आज के आइडल्स पास्ट के लोगों से बहुत डिफरेंट है। ब्लू हेड गाय ऐड करता है कि वो करियर परस्यू कर सकती हैं और कॉलेज भी जा सकती हैं। प्रोटैगनिस्ट सीन को सस्पिशियस तरीके से ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि उस अजीब गाय का डील क्या है। तभी स्टेप फादर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और पूछता है कि क्या उसे बस डॉक्यूमेंट साइन करना है। सीईओ कंफर्म करती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन सभी के फ्यूचर्स को ब्राइट कर देगा। प्रोटैगनिस्ट की स्टेप सिस्टर सोफा पर बहुत उदास एक्सप्रेशन के साथ बैठी है। नॉक्स सीईओ तब उस यंग मैन की प्रेजेंस को नोटिस करती है और उसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है। वो ब्लैक हेड यंग मैन बस अपनी टिपिकल लुक ऑफ टोटल इंडिफरेंस के साथ उस औरत को घूरता है। ये देखकर स्टेप फादर फ्यूरियस हो जाता है और लड़के पर चिल्लाता है कि उसने गेस्ट को ग्रीट क्यों नहीं किया, लेकिन वो एलिगेंट वुमेन पॉलिटिशियन को कहती है कि चिंता ना करो, यंग पीपल ऐसे ही होते हैं। प्रोटैगनिस्ट को तब अपने फ्रेंड की बातें याद आती हैं कि वो मिन्हा से कितना प्यार करता था। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक मस्कुलर डीमन कह रहा है कि वो हमेशा रविस के साइड में रहेगा। छोटा डीमन डिस्गस्ट के साथ रिएक्ट करता है और पूछता है कि ये सारी सेंटिमेंटालिटी कहां से आ गई, और उसका अंकल समझाता है कि रूलर की पावर के बाद दुनिया एनिमी से भरी हुई है। वो आगे कहता है कि रविस सक्सेसर है और उसे अपने फॉलोअर्स का सपोर्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन यंग डीमन मना कर देता है। स्टेट करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से आराम से जी सकता है। उसका अंकल बस हंसता है और कहता है कि एक दिन उसे ऐसे लोग मिलेंगे जो उसका हार्ट जीत लेंगे। ओल्डर डीमन गारंटी देता है कि जब ऐसा होगा तो वो बिना रियलाइज किए ही चेंज हो जाएगा। छोटा रविस अपना सलन फेस बनाए रखता है और कोई और वर्ड नहीं बोलता। अंकल फिर कॉन्वर्सेशन खत्म करता है और दोनों डेजर्ट के बीच अपनी ट्रेनिंग पर लौट जाते हैं। प्रेजेंट में वापस आकर यंग मैन अपनी सिस्टर के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसका नाम सीरियसली लेता है। फिर वो लड़की से पूछता है कि क्या लाइफ में वो रियली यही करना चाहती है। वो ब्राउन हेड यंग वुमन सरप्राइज हो जाती है और स्टटर करते हुए उसे ब्रदर बुलाती है। प्रोटैगनिस्ट उसे अश्योर करता है कि अगर उस पर फोर्स किया जा रहा है तो वो सब टेक केयर कर लेगा। इस बात पर लड़की बस एक बहुत सैड एक्सप्रेशन के साथ शांत रहती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक आदमी एक औरत के साथ हार्श हो रहा है, उसे उसकी काइंडनेस के लिए अनग्रेटफुल कह रहा है, और इस तरह वो फिर उस औरत के हेयर खींचता है और चिल्लाता है कि वो बच्चों को नहीं ले जा सकती क्योंकि वो उसके नाम पर है। औरत उससे जाने देने की भीख मांगती है, लेकिन आदमी उसे थ्रेटन करता है, कहता है कि वो एक पेनी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो छोटा लड़का कहता है कि चीजें उनके ग्रैंडफादर ने दी थी, लेकिन अंकल उनकी मां नवे को बुलाता है और उसका नेक पकड़ लेता है। आदमी चिल्लाता है कि जो कुछ भी वो लेता है वो हमेशा के लिए उसका है और यही सर्वाइवल की है। ये हॉरिबल मेमोरी उस यंग वुमन मिन्हा के माइंड में एच हो गई, जिसे वो कभी भूल नहीं सकती थी। उसके बाद लड़की ऊपर देखती है और कंफर्म करती है कि ये उसका चॉइस है। उस मोमेंट में लड़की और कॉन्फिडेंट हो जाती है और कहती है कि वो वही करेगी जो प्रपोज किया गया है, और फिर वो अडल्ट्स की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसकी ओनली कंडीशन ये है कि मनी उसके नाम पर जाना चाहिए। अपने थॉट्स में लड़की अफर्म करती है कि वो अपनी मां और ब्रदर को उस मॉन्स्टर से रेस्क्यू करेगी। लड़की का अंकल इंस्टेंटली अग्री करता है, कहता है कि उसकी हार्ड वर्क सिर्फ उसकी है। व्हाइट हेड वुमन स्माइल करती है और कहती है कि डील हो गया है और अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। लड़की की मां तब प्रेसिडेंट से कहती है कि वो उसकी डॉटर का अच्छा केयर करे क्योंकि वो उसकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखों में आंसू लिए मां अपनी डॉटर से पूछती है कि क्या वो अपने डिसीजन को लेकर श्योर है, लेकिन यंग वुमन बस स्माइल करती है और अपनी मां से कहती है कि कम से कम इस बार उस पर ट्रस्ट करे। तुरंत बाद लड़की अपने ब्रदर की तरफ मुड़ती है और उस कंसर्न के लिए थैंक्स करती है जो उसने दिखाया। यंग मैन बस खामोशी से खड़ा रहता है और अपनी सिस्टर को सिचुएशन का कंट्रोल लेते हुए देखता है। सब कुछ सेटल होने के बाद रात के दौरान एक लग्जरी कार उस लोकेशन से चली जाती है। कार के अंदर व्हाइट हेड वुमन कहती है कि जितना वो देखती है उतनी ही वो लड़की उसका नया वेसल बनने के लिए परफेक्ट लगती है। वो यंग वुमन के अपीयरेंस और आइज की प्रेस करती है, साथ ही उसकी प्योरिटी की, जो आजकल देखना रेयर है। हालांकि ब्लू हेयर वाला आदमी कमेंट करता है कि लड़की का ब्रदर जांग मिन्हो थोड़ा अजीब लग रहा था, और प्रेसिडेंट फिर शॉर्ट हेयर वुमन से उसकी ओपिनियन पूछती है। यंग वुमन कहती है कि उसने गाय के बारे में कुछ स्पेशल सेंस किया, तो ये लड़की जिसका नाम यंग मू है स्टेट करती है कि मिन का ब्रदर डेफिनेटली ह्यूमन नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ ओल्डर वुमन स्माइल करती है और कहती है कि वो डीमन रेल्म से कोई ट्रैकर हो सकता है। यंग मैन फिर पूछता है कि क्या उसकी मां चाहती है कि वो इसे टेक केयर करे, लेकिन वो मना कर देती है। वो समझाती है कि फिलहाल प्रायोरिटी मिन्हा पर नजर रखना है, जबकि वो आदमी लड़के की गेज से इरिटेट हो जाता है। औरत प्रॉमिस करती है कि जब वो रिचुअल परफॉर्म कर लेंगे और मिन्हा उसकी हो जाएगी तो उसका बेटा मिन्हो के साथ जो चाहे कर सकता है। इस पर यंग मैन पूछता है कि क्या ये प्रॉमिस है, और उसकी मां कंफर्म करती है कि ये उसका गिफ्ट होगा उसके लिए। और फिर योंगमू मारा के बारे में बात करना शुरू करती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे इंटरप्ट कर देती है, जिनकी आइज पर्पल हो जाती है। उस मोमेंट में औरत कहती है कि वो नाम दोबारा कभी ना ले और रिवील करती है कि वो योंगजू है जो जोंग मिन्हा के रूप में रिबॉर्न हुई है। एक थॉट में औरत अफर्म करती है कि वो इस बार फेल नहीं होगी
और कि डीमन किंग्स भी उसे रोक नहीं सकते। सीन कट होता है मिन पर, जो एक जायंट बहुत मॉडर्न बिल्डिंग में पहुंचती है। वो एक गहरी ब्रेथ लेती है और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, कहती है आई कैन डू दिस। और फिर यंग वुमन एक स्टेप आगे बढ़ाती है। जो भी उसके रास्ते में आता है उसे फेस करने के लिए डिटर्मिन्ड है। और कोई लाउड स्पीकर पर अनाउंस करता है कि सब लोग नए फैमिली मेंबर मिन्हा पर अटेंशन दे। तो इसके साथ प्रेसिडेंट लड़की को सबसे इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो नए ग्रुप जराई की मेन मेंबर होगी। लड़कियों में से एक अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उस पोजीशन के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट उसे मिन्हा को सपोर्ट करने को कहती है। उस मोमेंट में ओल्डर वुमन न्यू कमर को कहती है कि इसे वर्क करके दिखाओ, जबकि एक दूसरी लड़की गुस्से से उसे घूरती है। नए मेंबर के इंट्रोडक्शन के बाद स्टूडियो डोर जोर से बंद हो जाता है। फिर लड़कियों में से एक मिन पर अक्यूज करती है कि उसे ये स्पॉट उसके फादर की वजह से मिला है। ऑरेंज हेयर वाली लड़की चिल्लाती है कि न्यू कमर ने वो प्लेस चुरा लिया जिसके लिए उसने 4 साल फाइट किया था। वो ओल्डर गर्ल रेज में मिन्हा पर झपटती है और उस पर अटैक कर देती है। और फिर वो एक थ्रेटनिंग लुक के साथ कहती है कि वो देखेगी कि न्यू कमर के कनेक्शंस उसे कहां तक ले जाते हैं, ब्रूज्ड और कट फेस के साथ भी। मिन इसे खुद पर शेक नहीं होने देती और सीधा उस लड़की को घूरती है। हम प्रोटैगनिस्ट के फेस पर उस चोट का क्लोजअप देखते हैं जो लड़की ने की थी और सीन चेंज हो जाता है। प्रेसिडेंट अपने हाउस पहुंचती है और एक आदमी उसे वॉच कर रहा है। एक लड़का जो टीवी पर सब देख रहा था शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसकी मॉम तो फ्लिप आउट हो जाएगी। फिर वो अपनी मां को बुलाता है कि देखे डांस स्टूडियो में क्या हुआ। यंग मैन कहता है कि हायन ने मीना का फेस क्रैच कर दिया और हर जगह रेड ही रेड है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर हम न्यू कमर को अपने फेस पर हाथ रखे खड़े देखते हैं, जबकि दूसरी लड़कियां उसे वॉच कर रही हैं। प्योर हेट्रेड की लुक के साथ प्रेसिडेंट उस लड़की को जिसने उसके प्रोडिजी पर अटैक किया था व्रेच बुलाती है। वो फ्यूरियस है कि किसी ने उसके प्रेशियस वेसल पर स्कार छोड़ने की हिम्मत की। कहीं और एक ग्रुप मीना के डीए और नॉक्स कंपनी के फेमस होने के बारे में बात कर रहा है। एक ब्लू हेड गर्ल कहती है कि वो सब जानती है क्योंकि वो 200 साल से ह्यूमन वर्ल्ड में रह रही है। मीना का ब्रदर कहता है कि उसे उसकी विशेष की परवाह नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट उसे बॉदर करती है। वो नोट करता है कि उनमें डिमोनिक ऑरा नहीं है, फिर भी वो उसके ग्लेयर से फेज नहीं हुए, जो सस्पिशियस है। ब्लू हेड गर्ल कंफर्म करती है कि एंशिएंट डीमंस अपना ऑरा हाइड कर सकते हैं और इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। यंग मैन फिर अपने कंपेनियन जिसका नाम लाविस है उसे वार्न करता है कि वो रेकलेसली किसी पर अटैक ना करे। ग्लासेस वाला लड़का वार्न करता है कि जब वो स्कैरी फेस बनाता है तो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो सस्पिशियस है और वो बिना ऑरा यूज किए भी डीमन सेंस कर सकता है। तो उसका कंपेनियन फिर कंप्लेन करता है कि वो बार का नाम के किसी को भी नहीं ढूंढ पाया, जिससे यंग मैन इरिटेट हो जाता है। एंग्रिल वो यंग मैन ग्लासेस वाले लड़के को ब्रूटल ट्रेनिंग पर भेज देने की धमकी देता है और ब्लू हेड गर्ल सेलिब्रेट करती है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो डिमोनिक ब्लड स्टोन को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए तो उसे कुत्ते भी इग्नोर करते हैं। यंग मैन ब्लू हेड गर्ल से पूछता है कि क्या उसे स्टोन की पावर रिकवर करने का कोई वे मिला और वो कंफर्म करती है। फिर वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो योंग, जू और ट्विंस को इन्वेस्टिगेट करें जब तक वो अपनी पावर्स रिकवर करता है। सीन कट होता है जहां ऑरेंज हेड गर्ल रात में अकेली स्टेयरकेस से नीचे उतर रही है। वो गर्ल बहुत अपसेट है और लमेंट करती है कि उसकी 4 साल की प्रिपरेशन बेकार चली गई। सडनली एक बहुत बड़ा शार्प ब्लेड उसके सामने अचानक से अपीयर होता है। वो गर्ल उस इनॉर्मस वेपन से स्टार्टल हो जाती है और पूछती है कि उस डार्क एली में कौन है। उस मोमेंट योंग मू 2 स्वॉर्ड्स हाथ में लिए एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग ऑरा के साथ अपीयर होती है। ऑरेंज हेड यंग वुमन डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। रोते हुए वो मिनी के साथ किए गए काम के लिए अपोलोजाइज करती है और कहती है कि उसने एक पल के लिए अपना हेड खो दिया था, बट वो शॉर्ट हेड वुमन अनमूव्ड रहती है और उसे एक कोल्ड डिटर्मिन्ड लुक के साथ घूरती है। एक स्विफ्ट मूव में यंग मू बिना किसी मर्सी के उस गर्ल पर अटैक करती है। अटैक ब्रूटल होता है और हमें रेड स्प्लैश दिखता है स्टेन हुए फेस के साथ। अटैकर पूछती है कि उस गर्ल ने उसके प्रोडिजी के फेस को टच करने की हिम्मत कैसे की। उस डिफीटेड गर्ल पर खड़ी होकर यंग मू कहती है कि उसकी मदर को इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी कहीं और एक कपल स्ट्रीट पर वॉक कर रहा है और वाइफ अपने हस्बैंड यंग से कहती है जून देर रात तक बाहर मत रहना क्योंकि मुझे चिंता होती है। वो आदमी अपनी वाइफ के साथ क्रेविंग्स के बारे में जोक करता है, लेकिन उन्हें एक स्ट्रेंज क्रीचर वॉच कर रहा होता है और ग्लोइंग येलो आइज के साथ वो स्लाइमी मॉन्स्टर अपने लिप्स लिक करता है जब वो कपल पर स्पाई कर रहा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही टॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग पर जो घनी रात में खड़ी है। एक रूम के अंदर एक ग्रे हेड वुमन को एक हॉरिबल नाइटमेयर आ रहा होता है। ऐसे ही वो अचानक से ठंडी पसीने में उठ जाती है। उसके चेहरे पर पूरे टेरर का एक्सप्रेशन होता है। वो स्लाइमी क्रीचर ठीक उसके सामने होता है और वो टेरिफाइड वुमन पूछती है कि वो क्या चीज है। मॉन्स्टर बिना हेजिटेशन के उस पर अटैक करता है और चिल्लाता है कि वो हर इंसान को क्रश कर देगा जो उसे मिलेगा। क्रीचर कहता है कि वो उसके बच्चों को ध्यान से पालेगा क्योंकि उसे अपने प्लान्स के लिए एक चाइल्ड चाहिए। डेस्परेट होकर वो औरत आंखों में आंसू और बड़े डर के साथ अपने बच्चों के लिए चिल्लाती है और तब वो मॉन्स्टर एक स्मॉलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस औरत के मुंह से उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। उसकी बॉडी अजीब तरह से कंटॉर्ट होना शुरू हो जाती है जैसे ही पोजेशन होता है। एक बिजार स्माइल और पर्पल आइज के साथ वो औरत अब पूरी तरह से मॉन्स्टर द्वारा पोजेस्ड हो चुकी है। दूसरे रूम में उसका हस्बैंड एक स्ट्रेंज नॉइज सुनता है और सोचता है कि क्या हुआ होगा। वरीड होकर वो आदमी अपनी वाइफ को आवाज देता है ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है। सडनली कोई चीज हाई स्पीड से उस आदमी की तरफ रश करती है जो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका है। वो पोजेस्ड औरत अपने हस्बैंड का गला दबा रही है और वो पूछता है कि क्या वो सच में उसकी वाइफ है। वो उसके अपीयरेंस पर कंप्लेन करती है और सोचती है कि उसने इतने सिंपल गाय के साथ मैनेज कैसे किया। ड्रेड से भरे फेस के साथ हस्बैंड पूछता है कि वो असल में कौन है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पा रहा। पोजेस्ड वुमन बस कहती है कि इट डजंट मैटर और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। इस पर वो आदमी अपार्टमेंट की विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है यंगजू का नाम चिल्लाते हुए और हम बिल्डिंग पर रेड मार्क्स देखते हैं जब आदमी अपार्टमेंट विंडो से फेंका गया था। वो पोजेस्ड वुमन सिनिस्टरली हंसती है अपने प्रेग्नेंट बेली को दोनों हाथों से पकड़कर। एक विकेट स्माइल के साथ वो कहती है कि वो बॉडी अब उसकी है और सिर्फ उसकी। कुछ देर बाद डिलीवरी रूम में हमें अंदर से बहुत जोर की पेन की स्क्रीन सुनाई देती है। वो औरत पेन में चिल्लाती है और एक डॉक्टर पर अटैक करती है जबकि वो उसे शांत होने को कहता है। वो चिल्लाती है कि उन फिल्दी चीजों को उसके अंदर से निकालो वरना वो उन सबको फिनिश कर देगी। नफरत से वो चिल्लाती है कि इट्स ऑल अनीसस फॉल्ट। जैसे ही एक शी डीमन की इमेज दिखती है नर्सेस कंफ्यूज हो जाती हैं और सोचती हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है। उस मोमेंट ट्विन बेबी स्ट्रेंज मार्क्स और रेड आइज के साथ पैदा होते हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत कंप्लेन करती है कि चाइल्ड बर्थ और एक्स्ट्रा वेट की वजह से उसकी बॉडी स्लो हो गई है। बेबीज उसकी तरफ क्रॉल करते हैं और अपनी मदर को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर कोई अटेंशन नहीं देती। फिर वो एक बेबी को अपने फुट से धक्का देती है और कहती है कि उन्होंने उसकी मैजिक पावर चुरा ली। वो उन्हें कहती है कि जल्दी से ग्रो अप हो जाओ ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके जब तक वो अपनी स्पिरिट के लिए एक वेसल नहीं ढूंढ लेती। एक क्लब में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यंगजू अपने हस्बैंड की वजह से शेकन अप है। एक वुमन कहती है कि वो मुश्किल से ही घर पर रहती है और अपने बच्चों को कभी किसी को नहीं दिखाती। इसी बीच वो औरत एक मैन के साथ फ्लर्ट कर रही है और पूछती है कि क्या वो ब्रॉडकास्टिंग में काम करता है। वो कहती है कि वो जरूर बहुत हैंडसम यंग लोगों को जानता होगा और एक पर्पल ऑरा उसे सराउंड करता है। वो आदमी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है लेकिन लगता है कि वो उसके स्पेल के अंडर है। यंग मैन की आंखें वाइट हो जाती हैं और
और वो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस खो देता है। इसके साथ ही वो औरत उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर सेटिस्फाइड लुक होता है। एक विकेड लुक के साथ वो औरत कहती है कि इस वर्ल्ड में यंग और ब्यूटीफुल चीजों की कोई शॉर्टेज नहीं है और वो उन सबको अपने लिए ले लेगी। फिर वो खुद से वाव करती है कि एक दिन वो रिवेंज लेगी और इनास को अपने हाथों से फिनिश करेगी। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां प्रेसिडेंट एक डिटेक्टिव से रोते हुए कहती है कि हान सबसे टैलेंटेड गर्ल थी जिसे वो जानती थी, और इन्वेस्टिगेटर वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या विक्टिम के कोई एनिमीज थे या उसे कोई फॉलो कर रहा था। इस पर वो औरत बहुत अनवेल फील करना शुरू कर देती है और उसका बेटा वरीड हो जाता है, पूछता है कि क्या वो ठीक है। ब्लू हेड यंग मैन तब सजेस्ट करता है कि उन्हें आज के लिए स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि उसकी मदर उस गर्ल को बेटी की तरह देखती थी। दूसरा डिटेक्टिव प्रेसिडेंट की डॉटर को कहता है कि वो पहले जाए और दूसरे ग्रुप ट्रेनी से मिले, और तब लीड इन्वेस्टिगेटर सिचुएशन को समझ जाता है और गुड बाय कहता है, मेंशन करता है कि वो लोग अब निकल रहे हैं। इसके साथ दोनों इन्वेस्टिगेटर्स रूम छोड़ देते हैं ताकि वो अपना काम कहीं और कंटिन्यू कर सके। लेकिन डिटेक्टिव पार्क सैंग-हुन सस्पिशियस लगती है और जाते हुए थॉटफुल लुक देती है। जैसे ही दोनों इन्वेस्टिगेटर्स हॉलवे में कदम रखते हैं, ऑफिस का डोर बंद हो जाता है। उनके जाते ही वो औरत बहुत बीमार फील करना शुरू कर देती है और अपने मुंह पर एक हैंकरचीफ रखती है, और वो ऑफिस फ्लोर पर जाइंट ग्रब से भरा हुआ एक डिस्गस्टिंग ग्रीन गू कॉफ अप करती है। वो नेस्टी क्रीचर्स उस अजीब ग्रीन सब्सटेंस के बीच फ्लोर पर फैल जाते हैं, और बहुत गुस्से में वो औरत डिटेक्टिव के स्नूपिंग अराउंड और उस सारे पैसे के बारे में कंप्लेन करती है जो उसने खर्च किया। उसका बेटा उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि इन्वेस्टिगेटर रुक जाएगा, लेकिन ग्रब्स उस पर क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और वो चिल्लाती है कि उसकी बॉडी रॉट हो रही है और वो अब और इंपेशेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये सब हान की वजह से है। यंग मैन अपनी मदर को हक करता है और प्रॉमिस करता है कि उसका बॉडी जल्दी ही रेडी हो जाएगा, इसीलिए उसे वरी नहीं करना चाहिए। एक डिमोनिक लुक के साथ वो औरत अपने बेटे को कहती है कि जल्दी करो और प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट करो। सीन कट होता है एक वीडियो कैमरा पर जहां कोई हेन से जुड़ी न्यूज़ पर कमेंट कर रहा है। स्टूडियो में ब्लू हेड यंग मैन कंप्लेन करता है कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्रेजीज हैं जो दिन दहाड़े गर्ल्स पर अटैक कर रहे हैं। इस पर रेड हेड यंग वुमन गर्ल की सेफ्टी को लेकर कंसर्न हो जाती है और अनाउंस करती है कि डॉम लाइफ कल से स्टार्ट हो रही है। तब ब्राउन हेड गर्ल सोचती है कि क्या डॉम में रहना सच में नेसेसरी है। इस पर ब्लू हेड गाय कहता है कि ये आइडल्स के लिए एक स्टैंडर्ड रूल है और उसके ना जाने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन वो गर्ल वरीड हो जाती है क्योंकि अगर वो घर पर नहीं होगी तो उसकी मदर और ब्रदर अकेले हो जाएंगे। और तब शॉर्ट ब्लैक हेयर वाली वुमन न्यूकमर्स की डिमांड से अनॉय हो जाती है और लगता है कि वो कुछ करने वाली है। ये देखकर उसका ब्लू वाइट फ्रेंड जल्दी से उसे रोकता है और यांगाई नाम की किसी को शांत होने को कहता है। फिर वो अपने थॉट्स में उसे वार्न करता है कि अगर उसने गर्ल का फेस क्रैच किया तो उनकी मदर बहुत गुस्सा होंगी, और इसीलिए वो यंग मैन न्यूकमर को एक्सप्लेन करता है कि उसकी फ्रेंड अभी सुपर सेंसिटिव है, इसलिए बेहतर है कि वो सिर्फ बात मान ले। दूसरा कलीग कहता है कि सीईओ उसके पेरेंट्स को सब कुछ समझा देगी और उसे अगले दिन के लिए अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। ब्राउन हेड लड़की सोच में पड़ जाती है और एंशियस हो जाती है क्योंकि उसका भाई भी हाल ही में बदल रहा था। सीन फिर रात में एक घर पर शिफ्ट होता है जबकि पास में कोई हाँफ रहा होता है। घर के अंदर एक लड़का छोटे वेट्स उठाने में स्ट्रगल कर रहा है जबकि हमारा हीरो आराम से 30 केजी उठा लेता है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उसकी मसल स्ट्रांग हो रही है, लेकिन फिर भी एक डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ ये एक बड़ा स्ट्रगल होगा। फिर वो बैन बी पर गुस्सा होता है कि उसने उसे ये नहीं सिखाया कि डेमोनिक ब्लडस्टोन को कंट्रोल कैसे करते हैं। उसी पल एक फ्लैशबैक आता है जिसमें बैन बी अपने फ्रेंड लेविस को एक लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो उसे 2 गिफ्ट्स दे रहा था, और तो और पहला गिफ्ट जिसके बारे में एल्फ ने लेटर में लिखा था वो ब्लडस्टोन को कंट्रोल करने के इंस्ट्रक्शंस थे। लेटर में एक्सप्लेन किया गया था कि स्टोन को मॉडिफाई किया गया था ताकि वेंचफुल सोल की पावर को उसकी ह्यूमन बॉडी से लिंक किया जा सके। एल्फ हंसता है जब वो लिखता है कि इसकी फुल पावर रिलीज करने के लिए हमारे हीरो की आंख को क्रश करना पड़ेगा। और फाइनली दूसरा गिफ्ट एक बच्चा था जिसे वो अपने फ्रेंड की केयर में छोड़ रहा था, तो एल्फ वो लेटर देता है और कहता है कि इसे लेविस तक डिलीवर कर दिया जाए ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ सके। और पास में वापस जाते हुए हम देखते हैं कि गुस्से में हीरो ने उस लेटर को बिना पढ़े ही फाड़ दिया। प्रेजेंट में वापस आकर यंग मैन रियलाइज करता है कि स्टोन को कंट्रोल करने का मेथड शायद उसी लेटर में था, और अचानक उसकी पेट कैट पागलपन में दौड़ती हुई आती है चिल्लाते हुए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट का भाई शॉक हो जाता है कि वो एनिमल 2 पैरों पर दौड़ रहा है, जबकि हीरो पूछता है कि क्या हुआ है। वो क्रीचर फिर योंगजू और उन ट्विंस के बारे में बात करना शुरू करता है जिनके बारे में प्रोटैगनिस्ट ने पूछा था। फिर वो हैरानी से रिवील करती है कि वो सीईओ असल में मोरा नाम की कोई थी। चश्मे वाला लड़का इस रेवलेशन से कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये मोरा कौन है। कैट एक्सप्लेन करती है कि वो विच ऑफ ग्रीड है और लगता है कि वो यहाँ रहने के लिए एक ह्यूमन बॉडी चुरा कर आई है। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर हीरो थोड़ा स्मर्क करता है और फिर वो एक विकेट स्माइल देता है और रियलाइज करता है कि वो औरत उसकी नाक की